हाँ इसीलिए नहीं दिखी, हम लोग तो सेंटर सेम ही था। गर्मी से ही तो मेरा, हाँ निकलने समय ही मेरा सेम हालत, तो इसीलिए फिर हाँ 10:30 पे टाइम पे। बड़ा अफसोस हो गया, कॉपी पेपर नहीं छोड़ना चाहिए था ना। आज अफसोस हो रहा है, कल तो हालत ख़राब थी है ना। क्या था क्या था क्या था? छाया के लिए कुछ नहीं था, अदर से हाँ मेरा तो निकलने समय ही हालत ख़राब हो गया, तो हम सोचे चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। अब छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, शायद किस्मत में कुछ और अच्छा लगा रखा है ना। आज तो ठीक है कोई बात नहीं, कल आप लोग को हम कुछ छोड़िए, कल की बात कल करेंगे। बहुत अच्छा एक छोटा सा एक खुशखबरी शेयर करना है। अभी सैटरडे संडे को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें दुबई और बहुत सारे जगह से साइंटिस्ट लोग आए थे, रिसर्चर लोग आए थे। कॉन्फ्रेंसेस होता है ना, सुनते हो ना तुम लोग, कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है, डिस्कशन था ग्लोबल एफर्ट लगाने के लिए सस्टेनेबिलिटी पे, ये सब पे रिसर्च अपना प्रेजेंट करना था। तो हम भी अपने टीम के साथ पहुँचे थे, वही अर्थवॉर्म वाला। तो अर्थवॉर्म और जो मछली है उसको लेके अपना पहुँचे थे, रिप्रेजेंटेशन दिए थे। तो ओरल प्रेजेंटेशन में बेस्ट रिसर्च प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला हमको, और थैंक यू। और मेरी स्टूडेंट्स को भी, जो जेवियर्स वाली जो अर्थवॉर्म पे काम कर रही थी, उन लोग को भी बेस्ट पोस्टर अवार्ड मिला, तो प्राइज़ लेके आए हम लोग। और यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला मेरे को। तो बस छोटी सी खुशखबरी है, कल चॉकलेट खिलाएंगे, चिंता ना करें, आज छूट गया है ना। तो ये छोटा छोटा खबर न्यूज़पेपर में भी आया। एनीवेज बहुत खुशी तो नहीं हुई, ठीक है आप अवार्ड तो दे दिए, हमको लगा बड़ा खुशी होगा। कुछ ही दिन पहले हम बोल रहे थे ना अवार्ड मिलता है, क्या पता अवार्ड मिल जाए, देखो मिल ही गया। लेकिन कहने का मतलब है अवार्ड मिलने के बाद खुशी नहीं हुआ, पता है क्यों? उस अवार्ड से 5-10 मिनट खुशी हुआ, फिर उसके बाद लगा आगे क्या, इसके आगे क्या। हम तो बता दिए ये कमी है झारखंड का सॉइल में, झारखंड में ये चैलेंजेस है, ये सब बता दिए। आगे आप अवार्ड देख के उन्हें बहुत अच्छा काम किए, वाह वाह वाह, अब बैठ जाओ। आगे क्या? जो वीसीज आए थे, आरयू के वीसी और ये सब, ये तो जानते हो बड़े पद पे लोग होते हैं, यही लोग से अवार्ड मिला। कहने का मतलब इसके आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, ग्राउंड रियलिटी क्या है। आई एम बैक टू माई ऑफिस, आई एम बैक टू माई लैब, अपना काम कर रहे हैं हम। कुछ होना चाहिए था ना, कुछ एफर्ट, कुछ गवर्नमेंट को इंटीमेशन, फिशरीज़ डिपार्टमेंट को इंटीमेशन। अगर हम वीसी होते तो हम देखते कि रिसर्च क्या क्या हुआ है, उसका मैटर को लेते और हम गवर्नर या बाकी लोग से बात करते। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हम ही को ले लो इसमें, साइंस में, साइंस बहुत लोग कर सकता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है तो वहीं का वहीं है ना। अवार्ड मिलने से क्या चेंज हो गया? वहाँ तक तो बड़ा खुश हुए, लेकिन शाम को फिर रात भर हम टेंशन में यही सोच रहे, ठीक है इतना मेहनत किए बिना किसी फंड का, ठीक है रिकग्नाइज़ किया गया, लेकिन आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? ताली बजा दिए, हो गया, आगे कुछ होना चाहिए ना। क्या नंदन, नहीं लगता है? अर्थवॉर्म को अगर पेस्टिसाइड से प्रॉब्लम हो रहा है, और आपको पता है जो पेस्टिसाइड जो वहाँ पे, और कर्नाटक से बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे, मूर्ति सर, बहुत किए फार्मर्स के लिए, बहुत, वो इतना अप्रिशिएट किए कि वो हमारा एनजीओ ज्वाइन कर लिए, बोले कि हम आएंगे, आई विल कम मैडम तो ठीक है। बट यहाँ पे उनका था क्लोरोपाइरीफॉस पे हम लोग काम किए थे, जो आपको 2 पेस्टिसाइड लिखवाए हैं, उसमें से क्लोरोपाइरीफॉस इंडिया में बैन है, झारखंड में बिक रहा है खुलेआम। इंडिया कब का उसको बैन किया हुआ है, लेकिन झारखंड के सारे स्टोर्स में वो पेस्टिसाइड बिक रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? झारखंड की व्यवस्था मतलब बहुत ख़राब है तब।
पेस्टिसाइड्स अगर बंद है जो, तो वो तो नहीं वो मिलना चाहिए। और जो मछली बैन है, थैंक यू सो मच। तो कहने का मतलब जो मछली पूरे भारत में बंद है वो आनी नहीं चाहिए, या उसको रखने से आपको जेल हो सकती है। वो मछली 2012 में बैन है, क्लैरियस गैरीपिनस, मतलब थाई मांगुर। वो मार्केट में आराम से मिल रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े मतलब संस्थानों में बैठे जितने भी शिक्षाविद लोग हैं, वो लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। कोई अरेस्ट नहीं। पुलिस भी सोचता है एगो मछली आ गया तो उसके चलते अरेस्ट कर लें। तो नियम और कानून का एक अट्टहास चल रहा है। तो हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, तो अभी हम लॉस्ट हैं। पर ठीक है, देखा जाएगा, इस पे विचार किया जाएगा। आ जाते हैं वापस हम लोग कुछ पढ़ते हो। थैंक यू सुलेखा। तो चलिए बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ लिए थे, क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग? डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, रेप्लिकेशन पढ़ लिए थे, ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लिए थे, ट्रांसलेशन भी पढ़ लिए थे। पता चला? ट्रांसलेशन प्रोटीन कैसे बनता है वो देख लिए थे हम लोग। आज उसको फ़ोटो में देखना था, लेकिन आज भी आपका कंप्यूटर ध्वस्त है। क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लोग सीरियस नहीं रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इतने ही कम लोग, 4 लोग हैं पीटी वाले, मेंस वाले यहाँ। अब क्या करना है? हाँ 4 है, 1 2 3 4 है ना। और अगला पीटी आने वाला है, ये याद रखिएगा। तो तैयार है। चलिए पहुँच गए, बड़ा जल्दी आ गए। अरे बाप रे बाप। चलिए कोई बात नहीं आप, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो कहेंगे आज आप चले ही जाइए, क्योंकि पेन ड्राइव चलेगा ही नहीं। हाँ हाँ जाइए, क्योंकि आज हम लिखवा देंगे, आज हम समझाएंगे माइटोसिस मियोसिस, और फिर उसके बाद वही फ़ोटो शेयर करके तो फिर देखते हैं ना। और अभी आप जाके कुछ और पढ़ लो, कल आना, कल हो सकता हो जाए तो फिर करो, है ना। और क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। बायो का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेना। जितने लोग हैं सुन लो ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लो। जो लास्ट ईयर आ चुका है उसको मत देखो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड भी देख लो, लिपिड है ना, एक बार लिपिड देख लो। अब एक ये देख लो, डीएनए स्ट्रक्चर से आ सकता है, बेसिक है ना। हमको नहीं लगता ट्रांसलेशन ये सब पूछने में उसको है इंटरेस्ट, लेकिन हमको लगता है डीएनए स्ट्रक्चर से पूछ सकता है, क्योंकि वो बेसिक है। क्या किसी आदमी को भी डीएनए पता होना चाहिए। अब आप लोग को तो अच्छे से पता चल गया है डीएनए क्या है, कैसा दिखता है। आई हाईली डाउट कि आपसे सेल डिवीज़न पूछेगा, वो पूछना उसके लिए हमको नहीं लगता सेल डिवीज़न उतना, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। जो भी लास्ट पूछा है उसको छोड़ के नया टॉपिक ज़रूर पूछेगा। तो कार्बोहाइड्रेट उसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट है, हाँ बैकलॉग में क्या, ये वाला बैकलॉग में हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ तो उसमें क्वेश्चन पेपर मंगा लो। तो किसी के पास है बैकलॉग का, कोई दिया है नीचे, सीनियर लोग कोई दिया है? हाँ प्रवीण भैया लोग से मंगाओ कि बैकलॉग वाला भैया क्वेश्चन भेज दीजिए तो साइंस का। हाँ बढ़िया तुम लोग बात बताए, बैकलॉग में जो आया है ना वो यहाँ नहीं आएगा।
या उसी उसी से ज़्यादा मिलता जुलता आएगा, तो क्यों ना उसी को तैयार कर लिया जाए। क्या मांग लो नंदन, तुम लोग जो लोग भी जानते हो प्रवीण भैया लोग को कॉल कर लो अभी। ओह अच्छा मोबाइल से डिस्टरबेंस होता है इसलिए ठीक करते हो। बहुत गर्मी था। मेरा तो पूरा गांव दे दिया था, वो तो भी नहीं चल रहा था। वो रिंग रोड से हम पैदल नहीं जाने पड़ा, मामूली शौक से इधर अंदर आने से मैं बुक करके आया अजीब कैसे कानों पर चिपचिप लग रहा था पूरा बस। कल की कॉलेज था क्या? कौन सा कॉलेज था? मौलाना था, वही था ना, कलाम था। अच्छा कलाम। मतलब देना चाहिए था ना। क्वेश्चन कैसा था संदीप? मेरे ख्याल से 5 ही लड़की लगवाई, हाँ 5 ही लड़की लगवाई मेरे ख्याल से। लड़का लड़की मिला के किसी लड़की बहुत मतलब इतना गर्मी की वजह से बहुत हाँ खाली अच्छा बहुत खाली गर्मी की वजह से 50% से दुकान था। तो मेरा 5 24 5 तुम्हारे क्लास में 30 थे। 30? अच्छा हम लोग का सेंटर में कोई लड़की नहीं, CDPO में ज़्यादा प्रेफरेंस लड़की को मिलता है, मालूम है ना। पहली बार किया है कि लड़का को दे रहा है। मुझे क्या है तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम वो ऑफिसर है ना, तो चाइल्ड डेवलप खाली लड़की लोग कर सकती है, लड़का लोग तो घास छीलता है ना। गजब है हाल है। लेकिन चलो पितृसत्रमा क्या बोलते हैं वो सत्तात्मक देश में, हाँ पितृसत्तात्मक देश में थोड़ा सा कुछ बुद्धि खुला है कि नहीं ऐसा नहीं होता था, है ना। क्वेश्चन पेपर आया? क्वेश्चन पेपर आया? रेगुलर नहीं, रेगुलर तो पता है। रेगुलर में देखो विटामिन आ चुका है। हाँ बैकलॉग आ गया। अरे वाह, क्वेश्चन पढ़ो, बताओ पढ़ के बताओ, हम लोग उसी के हिसाब से। हाँ ग्रुप में भेज दो भाई। क्योंकि देखो एग्ज़ाम है, फोकस होके चलना है, ठीक है सुनीता? मत डरो यार, तुम्हें इतना डर के, लेकिन तुम्हारा एक मज़ेदार चीज़ लगता है हमको, डर के आती है पढ़ने, लेकिन आ जाती है पढ़ने। मेरे से ज़्यादा जानती हम देख के हम बता सकते हैं, लेकिन बोलते हैं ना डर भय, और ऐसा दिखाएगी ना कि हम बोका हैं, और जो इसको बोका समझा ना वो सबसे बड़ा बोका है ना। इसे नहीं जानना चाहिए। बहुत तेज लड़की है, खड़े खड़े बेच देगी, देख लेना। हम आदमी को देख के बता सकते हैं उसका कितना दूर तक उड़ान है। हाँ पढ़ो तू। इंग्लिश वाला पढ़ो तो एक बार। सेल डिवीज़न, चलो सेल डिवीज़न आ गया, नहीं पढ़ेंगे उसको। मतलब माइटोसिस पूछ ही दिया नहीं, तो अपने को माइटोसिस नहीं पढ़ना है। फिर ऑप्शन में और दूसरा क्या था? माइटोसिस बोला ना, चलो दूसरा बोलो। देखो एड्रिनल भी पूछ लिया और पैनक्रियास पढ़ा है ना तुम लोग को, देखो तो पैनक्रियास आ गया ना। पैनक्रियास से क्या बताए थे? इंसुलिन, और कौन सा सेल से निकलता है? बीटा सेल से इंसुलिन, नहीं निकलेगा तो डायबिटीज़, और वो तो बीटा सेल। तो अल्फा सेल क्या निकालता है? ग्लूकागॉन, वो क्या करता है? इंसुलिन का विपरीत काम करता है। लिख देते हो जाता, नीचे वाला पढ़ा होगा, पढ़ाए हैं उन लोग को, लिख दिया होगा तो मिल गया होगा मार्क्स। दो इधर से, दो इधर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट। जैविक खेती की विस्तृत व्याख्या करें। पढ़ा दिए थे।
ले पूछ दिया, अब क्या करोगे? जो पढ़ाया वो पूछ दिया। नीचे वाला लोग के लिए तो अच्छा हो गया, उन लोग को सब पढ़ाया है, कितना गुस्सा होगा। इसी साल तो फिर मायोसिस इस बार पूछ दिया। हाँ, मायोसिस पढ़ा देते हैं, पहले माइटोसिस समझ लो, क्या पता डिफरेंस पूछ दे तो, है ना, बोल देगा कंपेयर करें, है ना। माइटोसिस पूछ दिया, आज माइटोसिस ही पढ़ाने जा रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। और पता है बायो मतलब फोटो। अब आप लोग सही बताइए, जो हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं और जो स्लाइड में दिखा के पढ़ाते हैं, कौन ज़्यादा समझ में आता है ना? ये बात मान गए ना? अब ये लोग हमको 3 बार से स्लाइड ही नहीं दे रहे हैं। आज हम लैपटॉप भी नहीं लाए हैं कि आपको हम दिखा सकें। पूछ लिए थे हम, बन गया है ना? तो हाँ हाँ बन जाएगा मंडे को। हाँ फिर अरे क्या करके जा रहा है, कुछ बना नहीं पा रहा है। ठीक है, देखिए पैनक्रियास पूछ दिया, एड्रिनल पूछ दिया, और इससे पहले पिट्यूटरी पूछ चुका है। पिट्यूटरी खोपड़ी में होता है, ठीक है, ये तीनों पूछ दिया है। बचा कौन सा है पता है? थायराइड। थायराइड आ गया, थायराइड पूछने का चांस ज़्यादा है पहला। मतलब आप देख रहे हैं हमेशा थायराइड में क्या निकलता है। आज हार्मोन्स करा दें क्या? क्योंकि लग रहा है हार्मोन से पूछा है तो हार्मोन करा देते हैं। नहीं रुक जाओ, पहले और क्वेश्चन। और क्या था बाबू, बताओ नंदन। चलो एक बार हम देखते हैं। अच्छा देखो, हाँ सब तो ठीक है। बताओ तो, देखो एक पूछा है, परजीवी संक्रमण जनित रोग कौन है? कैंसर, कुष्ठ रोग, एड्स, मलेरिया। परजीवी बना लिए ना, हो गया सही। Who is known as the father of Indian DNA fingerprinting? MB राव, जानकी अमल, राजेंद्र सिंह परोदा, लालजी सिंह। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछ दिया, मतलब अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ाना होगा क्या? डीप नहीं पूछना चाहिए था उसको, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन? बोलो, बताए थे कि नहीं? ऑप्शन है इंड कोविड-1, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ज़ाइकोविड डी। हाँ कोवैक्सीन पढ़ाए थे ना, आ गया ना, फोटो भी दिखाए थे। बड़ी दुख हो रहा है, पूछ दिया सब। गेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। गेस करना डिफ़िकल्ट है ना। देखो एड्रिनल और पैनक्रियास पूछ चुका है, या फिर पूछा है माइटोटिक सेल डिवीजन। ये 2 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना पड़ रहा है तुम लोग को, बहुत। कोई बात नहीं, मियोसिस कर लेंगे, हार्मोन्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। हार्मोन्स कितना कितना जानते हो? ऐसे हड़बड़ा के नहीं पढ़ना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते हैं, लय ना टूटे। और कल हार्मोन करा देंगे, एग्ज़ाम से पहले हार्मोन करा देंगे, ठीक है, ये ठीक रहेगा। कौन कौन सा आ चुका है, किस पे ध्यान नहीं देना है, उसको छांट देंगे, छटनी कर देंगे। कहीं रिपीट नहीं किया, देख रहे हो ना, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं किया अभी तक, तो पूछने के लिए बहुत कुछ है, ठीक। तो डीएनए स्ट्रक्चर कर लेंगे, डबल टिक लगा दो। अब सेल डिवीज़न भूल जाओ,
पूछ दिया है नहीं पूछेगा तो हेडक ख़त्म, लेकिन ऐसे समझ लो, है ना। चलो माइटोसिस आपको बता रहे थे, फ़ोटो भेजना होगा। चलिए हम आपको बता रहे हैं, अपना अपना फ़ोन निकाल लीजिए, माइटोसिस समझ लेते हैं, शॉर्ट में ही इसको समझेंगे क्योंकि ये आएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेल चक्र समझ लिए थे, मतलब सेल साइकिल जो बोलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा डायग्राम देखिए ये वाला है, ये वाला दिख रहा है सबको, और यही बनाएंगे। गूगल में लिखिए ना माइटोसिस और इमेजेस में जाइए, सब लोग जाइए। तुम गई थी एग्जाम देने ना, कैसा गया? चल गया। अब चलिए देखिए, एक आपको याद है सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न का जो साइकिल है, मतलब सेल डिवीज़न का साइकिल अगर हम ये पाई चार्ट है, ये सेल नहीं, कोशिका नहीं बना रहे हैं, ये है पाई चार्ट। तो फेज डिसाइड होता है ना, ठीक है। तो ये देखिए इस पूरे फेज को बोलते हैं, हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले कोई सेल को डिवीज़न करना होगा तो डिवीज़न कैसे करेगा? डीएनए को पहले डबल करेगा। तो डीएनए को जब डबल करेगा, रेप्लिकेशन हम लोग पढ़े हैं ना, कैसे रेप्लिकेशन होता है? डीएनए का स्ट्रैंड कौन खोलता है? कौन खोलता है डीएनए के स्ट्रैंड को? खोलता कौन है? हाँ, हेलिकेज। हेलिकेज खोला, फिर कौन न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू करता है? पॉलीमरेज। मतलब पहले प्राइमेज, थोड़ा दूर करने के बाद पॉलीमरेज। और चिपका कौन देता है? लाइगेज। वाह, बहुत तेज, बहुत अच्छा। तो डीएनए जो डबल हो रहा है, तो इससे पहले ये जो एंजाइम सब था ये पहले बढ़ेगा, अपना मात्रा बढ़ाएगा। मतलब डीएनए मल्टीप्लाई होने से पहले डीएनए मल्टीप्लाई करवाने वाला जो एंजाइम सब है, हेलिकेज, प्राइमेज, ये सब की मात्रा बढ़ेगी ना, ठीक है। तो ये जब मात्रा बढ़ने लगेगी तो उसी को हम लोग बोलते हैं G1 फेज, मतलब ग्रोथ फेज 1। यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रोथ फेज 1 में सारे एंजाइम जो डीएनए को दुगना करने के लिए, डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बढ़ेंगे, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, G1 के बाद S फेज आता है। S फेज में क्या होगा? क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, ठीक। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, इसके बाद आता है ग्रोथ फेज 2। जब भी ग्रोथ फेज आ रहा है, मतलब अगला जो स्टेप होने वाला है, उसमें जो हमको एंजाइम या प्रोटीन की आवश्यकता है उसकी मात्रा हम बढ़ा रहे हैं। जैसे पहला स्टेज था कि हम डीएनए बढ़ा लिए, डीएनए बढ़ाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? अब डीएनए तो बढ़ गया, न्यूक्लियस में, केंद्रक में डीएनए खूब सारा हो गया। अब केंद्रक में जगह है तो केंद्रक को टूट के अलग होना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? पूरा जो सेल कोशिका है वो भी अलग हो जाएगा। तो टूट के अलग होने के लिए हमको और जगह बनाने के लिए और एंजाइम्स का ज़रूरत होगा, तो वो उसका निर्माण यहाँ होगा G2 फेज में, ग्रोथ फेज 2 में, ठीक। अब इसके बाद जो होता है सेल डिवीजन का फेज होता है, इसी को बोलते हैं M फेज, माने माइटोटिक फेज। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा था। तो जब भी अगर मियोसिस भी पूछेगा ना, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। मियोसिस में थोड़ा चेंज होता है, लेकिन ऐसा रहेगा, ठीक है। अब देखिए G1 हो गया, S फेज, G2। अब माइटोसिस फेज में स्टार्ट क्या होता है? माइटोसिस फेज में 4 फेज होता है,
कौन कौन सा बताइए? हाँ, बहुत बढ़िया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आप देखिए क्या होता है ना, अब ये आपका कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें आपका जो डीएनए सब है, डीएनए ऐसा था ना, अब कैसा हो गया? अब जोड़ा ऐसा हो गया, समझ गए ना? यहाँ एक एक डीएनए था पहला जोड़ा में, अब यहाँ पहला जोड़ा में 4 डीएनए हो गया ना? इस तरह से 2300 का 2300 में ऐसा हालत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये खूब सारा हो गया, डबल हो गया, अब तो रहने के लिए जगह नहीं है, तब न्यूक्लियस को डिवाइड करना होगा ना। तो देखिए कैसे होता है। फ़ोन खोल लिए? ये वाला नीचे जाइए, हाँ ये वाला। हाँ लगभग सेम है, हाँ ठीक है। कोई सा भी खोलिए, 2-3 देख लीजिएगा, खोलिए, लिखिए माइटोसिस गूगल में, इमेज में जाइए। संदीप मदद करो, दिखा? इसको सेव कर लो तो। लेकिन सही बताइए, बायो आसान लग रहा है ना? नहीं, झूठ नहीं बोलना है। आप बताइए, ठीक लग रहा है? अच्छा, समझ में आता है? चलो, तो अब देखिए क्या हो रहा है। आपको मिला? सुलेखा मिला? हाँ, खोल के रखिए, दिखाइए। मिला है? उसको ऐसे घुमा लीजिए, बड़ा कर लीजिए। मिला सुलेखा? दिखाओ कौन सा मिला। हाँ हाँ, बड़ा कर लीजिए। हाँ चलेगा, उसे ये वाला ढूंढो ना, चलेगा। दिखा दो थोड़ा सा। चलो अब देखो पहला स्ट्रक्चर, देखो बाबू लोग, पहला स्ट्रक्चर देखिए। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है इसमें? मदर सेल लिखा हुआ है ना। मदर सेल कहने का मतलब मम्मी का सेल नहीं, मतलब ये जो पहला सेल जो डिवाइड करने लगा ना, उसको फिर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि वही टूट रहा है। मान लीजिए ये 2 सेल है, क्योंकि अब इसी सेल से हमको दूसरा सेल, 2 सेल जन्मेगा, तो इसको फिर बोलने लगे मदर सेल बोल दिया, ठीक है ना? शरीर का जो भी होगा ना, सबको मदर सेल बोल दिया। ये नहीं समझना कि मम्मी का सेल है, समझ गए ना? मदर सेल मतलब, मदर का मतलब क्या हुआ इस भाषा में? जो कोशिका जन्म देगी, 1 से 2 होगी, उसमें मदर बोल रहा है, ठीक है? मदर ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन में यूज़ होता है। चलिए चलिए, तो अब देखिए पहला स्टेज क्या था? मदर सेल में आप देख रहे हैं पहला ही क्रोमोसोम का जोड़ा को दिखा रहा है। अब 2300 को दिखाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा ना, तो उसमें क्या दिखाया कि मदर सेल में 1 क्रोमोसोम में 1 डीएनए स्थिति थी। अब ये जब रेप्लिकेट कर गया एस फेज में, तो ये कैसा हो गया? देखिए ऐसा हुआ है जो हम बोल रहे थे, तो डीएनए हो गया डबल। अब डबल हो गया तो इसको बांटना ना पड़ेगा, तो ये क्या किया? सबसे पहले क्या होता है ना, ये जितना भी आपका डीएनए है ना, डबल होने के बाद ये सब ना बीच में, केंद्रक के बीच में आ जाता है, और केंद्रक जो है ना गायब हो जाता है। देखिए देखिए केंद्रक गायब हुआ है। 3rd में देखिए केंद्रक गायब हुआ, केंद्रक गायब हो गया ना। क्योंकि केंद्रक देखिए, क्योंकि ये जैसे ही डबल हो जाएगा, तो इसमें पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम समझा रहे हैं, जब पूरा ये जब डबल हो जाएगा तो केंद्रक में तो आटेगा ही नहीं, तो केंद्रक में का जो परत है ना, थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व हो जाता है उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, ताकि इन लोग को जगह अब दे। मतलब आप सोचिए ना, जो चीज़ अटाई गई है उतनी सी जगह में अगर वो डबल हो जाएगी तो दीवार फाड़ देगी कि नहीं, तो वैसे ही ये केंद्रक फट जाता है। अब क्या होता है, ये सारे जितने जो 2300 जोड़ा हैं वो मध्य में आ जाते हैं, तो अब सिर्फ बाहर की कोशिका बची है, ठीक है? अब ये मध्य में आ गया सब।
ठीक है, 2300 का 2300 जोड़ा मतलब 46, यहाँ आ जाएगा, पूरा 46 बना सकते हैं आप। तो अभी ये 1 2 3 4, ये 4 4 है, सब जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो जोड़ा में होता है, तो बीच में मध्य में पूरा प्लेटिंग हो जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, जो हम लोग बताए थे एनिमल में सेंट्रियोल नाम का एक चीज़ होता है जो पौधों में नहीं पाया जाता है। वो सेंट्रियोल छोटा छोटा धागा निकालता है, धागा नुमा चीज़, उसको फिलामेंट्स बोलते हैं। एक यहाँ चिपकेगा और इधर वाला डीएनए पे चिपकेगा। ये दो है ना, तो एक पे इस पे और एक पे इस पे, ठीक है, चिपक गया, मतलब इसको तोड़ना है इसको, इसलिए फिर देखिए एक ही सेंट्रियोल से फिर कोई सा भी चूज़ कर सकता है दोनों में से। ये धागा है, समझ गए ना। ठीक, अब ये ऐसा हो गया। अब क्या होगा, अब इन लोग टानेगा, जब टानने लगेगा तो देखो क्या बनेगा। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। तो जब टाना तो ये अलग हो गया कि नहीं, ये दो था, इधर से ही टनाएगा इधर से ही टनाएगा, दोनों अलग होगा कि नहीं होगा, तो ये टना गया। ये इसको खींच के इधर ले गया, ये इसको खींच के इधर आगे ले गया, दोनों आपस में एक इधर, आधे उधर जाओ आधे इधर आओ, आधा आधा हो गया। अब क्या होगा, इस सब डीएनए एक साथ हो जाएगा। अब आप देखिए फोटो में, देखिए फोटो से मिलाइए। फोटो में तो न्यूक्लियस ही नहीं बनाया है, इसीलिए कोई फोटो ना बकवास लगता है। चलिए हम लेकिन बताएंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका 23 जोड़ा था वो 23 जोड़ा आ गया, एक साइड 23 जोड़ा आ गया। हो गया, ऐसे हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में ये भी अलग हो जाएगा। तो एक से कितना हो गया, 2 हो गया। यही माइटोसिस, यही 4 डायग्राम बनाना था ये वाला बैकलॉग में, और सबके बारे में 2-2 लाइन लिखना था। ठीक है, कैसे लिखेंगे अभी थोड़ा समझा देते हैं। अभी हम लोग समझ रहे हैं, पहले समझ लेते हैं फिर फ़ोटो से देखेंगे, क्योंकि जो स्लाइड हम बनाए हैं उसी से आप देखिए तो ज़्यादा अच्छा है। फ़ोन में नहीं है, वो पेन ड्राइव में ही है, वो इसमें नहीं ले पाए, नहीं तो वही आपको भेज देते। चलिए अब देखिए, एक और है माइटोसिस का, एकदम डिफिनेशन के साथ दिया हुआ है। इसमें से कोई एक खोलिएगा, ये वाला बता रहे हैं कौन सा, माइटोसिस मिल गया ना। देखिए उसमें पहला पढ़ना चालू कीजिए, माइटोसिस सोमैटिक सेल डिवीजन, हाँ दिख गया, यही वाला। सब स्ट्रक्चर के नीचे आपको एक्सप्लेन, हाँ वही वाला है ना, ब्रिटानिका का है। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, सेंट्रियोल दिखा, सेंट्रियोल जो धागा बनाएगा। अब केंद्रक में क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, मतलब डीएनए डबल हो चुका है जिसमें। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अब माइटोसिस से पहले अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाता है क्रोमोसोम, मतलब डीएनए अपना एकदम सेम टू सेम बनाता है। ठीक है, और उसके बाद थिक हो जाता है, मतलब कंडेंस हो जाएगा, टाइटली पैक हो जाएगा, ताकि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सके, मतलब अलग होते समय दिक्कत ना हो, समझ गए ना, उलझे ना। नेक्स्ट स्टेप देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, देख रहे हैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा है। और देखिए डीएनए को, देखिए क्रोमोसोम को, देख रहे हैं ना, सब क्या कर रहा है, बीच में आ रहा है। क्या बोल रहा है, ये अर्ली प्रोफेज है, मतलब प्रोफेज का भी भाग है, लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में जैसे प्रोफेज पढ़े ना, अब यही स्टेज को कहेंगे, ये जो अब यही सबका नाम है, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। अब हम लोग बात करते हैं किसको क्या बोलेंगे। ये स्थिति जब हो रही है तो इसी को बोले क्या, प्रोफेज। कब, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगा तो उसको बोले अर्ली प्रोफेज।
ठीक है। और लेट प्रोफेज में मतलब इसमें अर्ली में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे न्यूक्लियस डिसॉल्व हो रहा है। लेट प्रोफेज में मतलब प्रोफेज खत्म होने लग रहा है, तो जो सेंट्रियोल एक साथ दोनों था, एक इधर गया एक इधर ही रह गया, है ना, तो ये वाला इधर आ गया। अब ना धागा बनाएगा क्योंकि दोनों तो एक जगह बैठा रहता था, ठीक है। लेट प्रोफेज में एक जो बोला रुको हम उस साइड से धागा बनाने जा रहे हैं, तुम यहीं रहो, समझ गए, तो उधर चला जाता है। तो ये स्टेप होता है कहाँ, प्रोफेज में। तो प्रोफेज का बिंदु क्या क्या हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो रहा है, गायब होना शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेप, सेंट्रियोल जो होता है दोनों अपने अपोजिट स्थान पे, अपने उल्टे स्थान पे पहुंच जाती है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए मेटाफेज की स्टेज में क्या होता है, ये सब क्या कर रहा है, बीच में आ जाएगा सारे क्रोमोसोम, सारी सूत्रकणिका बोलेंगे नहीं, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। सारे गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आके अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे गुणसूत्र कहाँ आ गए, बीच में आ गए। तो क्रोमोसोम जो है बीच में आ जाता है, इक्वेटर जैसा बनाता है। देखिए धरती का इक्वेटर होता है ना, वैसे कोशिका का भी इक्वेटर एकदम बीच में। तो देखिए सब आ गया बीच में, दिख रहा है आपको, उसमें देखिए दिखा, यही है। कौन सा स्टेज है ये, मेटाफेज। समझी सुनीता, बुझा रहा है बाबू, हाँ बोली इनको तो बताना होगा कि हमको बुझा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेटाफेज। और जब अलग हो रहा है तो एनाफेज, ठीक है। अब एकदम पहुंच गए यहाँ, तो ये क्या हो गया, टीलोफेज। समझ में आया। अब लिखना क्या क्या है उसमें, देखिए क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या होता है। बोल रहा है प्रोफेज में क्या हो रहा है कि जो सारे क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जा रहा है और सेंट्रियोल जो है अपने पोल पे चला जा रहा है। अब अर्ली और लेट ना कह के सीधे प्रोफेज कहिए, दिमाग खराब ना हो। मेटाफेज में सारे गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, मतलब मध्य में आ जाते हैं। फोटो में जो दिखा दीजिएगा, ठीक है। डॉली सो मत, पानी पी लो। अब फिर उसके बाद देखिए ये हो गया। अब देखिए क्या लिख रहा है, बोलता है फोटो देखिए। अब क्या हो रहा है, अर्ली एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, मतलब कि ये दोनों डीएनए कहाँ से बंधा हुआ है, देख रहे हैं, एक पॉइंट पे बंधा हुआ है, एक ही पॉइंट पे बंधा हुआ है, देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा डीएनए ऐसे चिपका हुआ रहता है, ये पूरा डीएनए जो 2 डीएनए है वो एक जगह पे कहीं पे गुथा हुआ रहता है। इस गुथा हुआ जगह को बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये जो धागा आके लगता है ना, इसी सेंट्रोमियर पे लगता है, क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ है, तो यहीं से फटेगा, तो यहाँ पे आके चिपक जाता है धागा। एनाफेज में अब पुल होगा, जब पुल हुआ तो अलग हो गया डीएनए, यही हो गया एनाफेज। देखिए वहाँ लिखा हुआ है ना, सेम ऐसे ही डायग्राम बना के इसको हिंदी में लिख देना है, इसको भी सेव कर लीजिएगा फोटो को। अब क्या हो रहा है, लास्ट में क्या बोलता है, वापस से जब सेपरेट हो गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से उपस्थित हो जाता है, बन जाता है, और फिर कोशिका विभाजन भी हो जाती है। मतलब ये साइटोकाइनेसिस, इसको बोले क्या, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो क्या बोले, कैरियोकाइनेसिस। कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है ग्रीक वर्ड में, तो कैरियोकाइनेसिस। और जब कोशिका विभाजन हो गया माने सेल, तो साइटोकाइनेसिस। आसान था, कितना बड़ा चीज़ था। क्या करना था, पहले माइटोसिस लिखना है तो सबसे पहले बताना है कोशिका जो है विभाजन में जाती है, जब वो नहीं जाना चाहती विभाजन में तो वो G0 फेज में होती है। G0 मतलब कोशिका विभाजित नहीं होगी, वैसे ही रहेगी,
ठीक है ना, समझ गए ना। G0 फेज में जैसे ही वो कोशिका विभाजन होने जाएगा, डीएनए डबल होने जाएगा, तो G1 फेज में आया जाएगा, जहाँ पे डीएनए को डबल करने वाले सारे एंजाइम प्राइमेज, हेलिकेज, ये सब दुगना हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाएंगे, ताकि डीएनए डबल हो सके। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की मात्रा बढ़ जाएगी ताकि डीएनए को बनाया जा सके, दुगना किया जा सके। एस फेज में डीएनए दुगना हो जाएगा। एस फेज के बाद जो दुगना होने के बाद जो बाकी साइक्लिन्स नाम का मॉलिक्यूल होता है, सीडीकेज होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, इस तरह का बहुत सारा होता है। आप बस इतना एंजाइम बोल दीजिएगा ना कि यहाँ पे ग्रोथ हो जाता है, वो काफ़ी है, जर्नल लिखना है आपको। ठीक है, तो वो रेडी हो जाता है कोशिका विभाजन करने के, क्योंकि डीएनए डबल हो चुका है, उसको अब अलग करना है। तो अब जो है माइटोसिस फेज में घुसता है। अब यहाँ से आपका आंसर चालू होगा। माइटोसिस की प्रक्रिया में 4 भाग होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक, अब बोलेंगे जो प्रोफेज की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ध्वस्त हो जाता है और सेंट्रियोल अपना दोनों पोल को क्या बोलेंगे हिंदी में, ध्रुव, दोनों ध्रुव पे पहुंच जाती है। ठीक है, अब फोटो दिखा दिए, जो बात बोले वहाँ पे फोटो बना दिए, तो उसको समझ में आ गया कि वो क्या बोलना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट लिखिएगा मेटाफेज। मेटाफेज के अंतराल जितने भी हमारे डीएनए हैं या क्रोमोसोम हैं, गुणसूत्र है, वो बीच में मध्य में आ जाते हैं, जिसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेट, है ना। इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य। हाँ ठीक है, तो कोशिका मध्य बोलिएगा, मध्य में आ जाते हैं। ठीक है ना, भू तो जमीन हो गया ना, तो कहेंगे ये चीज़ की बीच में आ जाती है सारे। ठीक है, वो हो गया आपका क्या, मेटाफेज, फोटो बना दिए। अब एनाफेज और मेटाफेज में ये बताएंगे मध्य में आ जाती है और सेंट्रियोल से फिलामेंट निकलता है, फिलामेंट धागे रूप, धागे जैसा फिलामेंट निकलता है, जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे जाके चिपक जाता है दोनों ओर से। ठीक है, समझ गए। सेंट्रोमियर देखो यहाँ हर जगह क्या है, बीच में सेंट्रोमियर है ना। तो इसी सेंट्रोमियर से वो चिपकता है, ये नहीं कि कहीं और चिपकेगा, गलती से कहीं और चिपक जाता है ना, तो वही खींचते समय आपका जो सेल है, कोशिका जो है, वो ठीक से डीएनए अलग नहीं हो पाता और आपको रोग हो जाता है। इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मत डरो संदीप, होता है लेकिन ऐसा। ठीक है, और बहुत कॉमन है। ठीक, तो ये हो गया। तुम तो प्रतिमा को भगा दिए थे। हाँ चलो आ गए हो तो आ जाओ, है ना। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो माइटोसिस आ गया बैकलॉग में। देखे बैकलॉग का क्वेश्चन पेपर, शेयर कर दीजिए ग्रुप में आप लोग। ठीक है, ठीक है, डिवीजन हो गया। बोलिए, कुछ डाउट है? नहीं, धागा सेंट्रोमियर नहीं है, फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट। कहीं लिखा हुआ है? ये सेंट्रियोल है और सेंट्रोमियर देखिए जहाँ 2 डीएनए चिपका हुआ है। हाँ दिख रहे, सब इसमें हाँ हाँ, एकदम सही। उसी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। धागा को क्या बोले? फाइबर, स्पिंडल फाइबर, है ना। स्पिंडल फाइबर क्या बोले? इसको लिख लीजिए, स्पिंडल फाइबर, इंग्लिश में ही लिख दीजिएगा, स्पिंडल फाइबर। लिखना शुरू कर दीजिए जो हम बोल रहे हैं। पहले सुनिए, कॉपी में बनाइए तो अच्छा रहेगा। सेल डिवीजन का चक्र बनाइए ऐसे, ये वाला लिखवाते हैं। चलिए, G2 2 नहीं लिखे।
ये सब बताएंगे, हवा में ही रह जाएगा, लिखवा देते हैं, ठीक है। ठीक लिख रहे हो संदीप? हाँ ठीक है। सुनिए, अब देखिए थोड़ा सा ना कलर कर दीजिएगा, देखिए मतलब कोई और रंग है आपके पास, क्रेयॉन्स बोलते हैं आप लोग को, छोटा छोटा रखने कि देखिए ऐसे करिए, नहीं या तो इसको करिए खाली, हल्का हल्का कोई रंग नहीं है आप लोग के पास क्रेयॉन व्रेयॉन, तो इतना वाला को जो मेटाफेज एनाफेज है ना, इसको लिखिए माइटोटिक फेज, है ना। इसको क्या कहें, इंटरफेज। जब सिर्फ सेल की कोशिका की विभाजन की तैयारी चलती है उसको इंटरफेज बोलते हैं। हमारा सेल, हाँ जी नॉट भी हो जाएगा उसमें, है ना। तो हमारा कोशिका ना 12 घंटे कम से कम इंटरफेज में रहता है, 12 घंटे लगभग। अब माइटोसिस तुरंत हो जाता है जब तैयारी हो गई आपके पास, एंजाइम बना लिए तो हो ही जाएगा काम। एंजाइम बनाने में ना टाइम लगेगा, डीएनए डबल करने में ना टाइम लगेगा, बाकी में टाइम थोड़ी लगेगा। सब चीज़ बन गया तुरंत। सब्जी उब्जी काटने में, सब्जी लाने में, बिरयानी बनाना है तो वैसे ही ये भी होता है, ठीक है। बना लिए? लिख सकते हैं, अच्छा बना लेंगे तो बताइएगा, है ना। पूरा मत बनाइए, सिर्फ सेल चक्र बनाना है। वो बाकी भी बना लिए, अभी नहीं बनाना था, लिखवा देते हैं ऐसे। सुन लीजिए, अब लिखिए सेल चक्र ना, या सेल डिवीजन। उसमें सेल डिवीजन में निम्नलिखित स्टेप्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? निम्नलिखित चरण होते हैं, ठीक है। पहला लिखिए जी नॉट फेज, G0 फेज, है ना, G नॉट फेज, फिर G1 फेज। 1 2 3 4 करके लिखिएगा, कंजूसी मत करिएगा। पहला सैलरी कितना? 60,000। कॉपी मत बचाइए, बढ़िया से लिखिए। G नॉट, G1, S फेज, G2, फिर लिखिए माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, एस फेज, G2, उसके बाद माइटोटिक फेज। 1 2 3 4 5 करके लिखिएगा, है ना। लिख दिए? हेडिंग दीजिए जी नॉट फेज। माइटोटिक फेज लिख लिए, अब लिखिए जी नॉट फेज, हेडिंग देके लिखिए। ये कोशिका की सामान्य स्थिति होती है, ये कोशिका की सामान्य स्थिति होती है जिसमें
कोशिका विभाजन की तैयारी ना करके, जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी ना करके अपना मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया करती है, अपनी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया करती है। जिसमें कोशिकाएं कोशिका विभाजन इत्यादि। कोशिका की सामान्य, ये कोशिका की सामान्य होती है जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी हाँ विभाजन की तैयारी ना करके अपनी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया करती है, अपनी सामान्य मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया करती है, सामान्य मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया करती है। ठीक है, इसमें क्या कर रही है सेल, कोशिका क्या कर रही है, इसमें कोई विभाजन की तैयारी नहीं कर रही है, ये अपना जो सामान्य रूप से जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उसको कर रही होती है। ठीक है, अब लिखिए जीवन फेज। जीवन फेज ये कोशिका विभाजन का पहला चरण कहलाता है। ये कोशिका विभाजन का पहला चरण कहलाता है, जिसमें डीएनए को दुगना करने के लिए जो भी प्रोटीन्स एवं एंजाइम्स दुगना करने के लिए जो भी प्रोटीन एवं एंजाइम्स की आवश्यकता है उसका निर्माण चालू हो जाता है, निर्माण शुरू हो जाता है या चालू हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन सा लिखिए, जैसे कि लिखिए क्या क्या चाहिए। क्या क्या है, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, लिखिए। और ये सब किसके अंदर आता है, मुख्यतः लिख दीजिए CDKs, ये है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। क्या है, इसी के अंदर आ जाता है सब, है ना। जो भी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो एंजाइम है, इसको बोलिए ये सब CDK समूह के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ठीक है, सिंपल से कह दे रहे हैं कि सिर्फ प्राइमेज और हेलिकेज नहीं चाहिए ना, और भी चीज़ चाहिए, तो हम आपको 4-5 पढ़ाए हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा है। इस सब को आप बोल सकते हैं किसके अंदर आता है, CDKs का निर्माण हो जाता है। अब ये बाकी सब का निर्माण कर देगा, हेलिकेज का, पॉलीमरेज का, सब का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं मुख्यतः CDKs का निर्माण हो जाता है, मुख्यतः CDKs का निर्माण हो जाता है, जो कि अगले चरण ब्रैकेट में डीएनए रेप्लिकेशन में सहायक होता है। इसमें मुख्यतः CDK का निर्माण हो जाता है, जो कि अगले चरण
ब्रैकेट में डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में सहायक होता है। अब जीन जहाँ पे G1 फेज हेडिंग लिखे हैं उस सबसे पहले उसको डैश दे के लिखिएगा ग्रोथ फेज 1। क्या? ग्रोथ फेज 1। अच्छा, ये एस फेज का मीनिंग क्या होता है? एस माने यस, वेरी गुड शैलजा, वेरी गुड, अमेजिंग, सिंथेसिस। वाह, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। सिंथेसिस मतलब निर्माण, ठीक है। जैसे आप लोग सिंथेसिस करके आते हैं, क्या किसका निर्माण करके आते हैं? फिर खोपड़ी से नया नया आइडिया का सिंथेसिस, समझ गए ना? तो हेडिंग में क्या लिखिएगा? G1 फेज में ग्रोथ फेज 1 लिखना जरूरी है। ग्रोथ फेज 1 है ना, यहीं पे डैश दे के लिख सकते हैं। ग्रोथ फेज 1 G0 फेज है ना, तो इसको लिखेंगे, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। ग्रोथ 0 फेज है ना, ग्रोथ 0 फेज, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा एंजाइम का, इसको ग्रोथ फेज 1, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं अपना अगला चरण में, एस फेज। देखिए एस फेज प्रतिमा को जाके दिखा देना शैलजा, ठीक है। एस फेज उसको लिखिए, इसको सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है, इसको सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें मुख्यतः डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें मुख्यतः डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। मतलब डीएनए दुगना हो जाता है, डीएनए दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन तो पूछा नहीं गया है, पूछेगा तब ना इस कैसे होता है, तो उसमें जरूर जब डीएनए स्ट्रक्चर डीएनए रेप्लिकेशन पूछेगा तो जरूर बताना। सेल चक्र बनाना और बोलना एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, इसी में होता है डीएनए दुगना रेप्लिकेशन, है ना। अब फिर शुरू करना कि इसमें 4 स्टेप होता है, इसमें एंजाइम क्या लगता है, 5 एंजाइम का नाम दे देना, फिर बताना कैसे कैसे जुड़ता है, डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा समझाना, पेयरिंग कैसे होता है, जो सब लिखवा चुके हैं, है ना, लिखे हो ना, ठीक ना। लेकिन स्टार्टिंग में भूमिका बांधने में तुम कर सकते हो। अब यहाँ लिखिए डीएनए जहां आपस में जुड़े होते हैं उस स्थान स्लैश देके लिखा उस गांठ को सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, इतना ही लिखना था, हो गया। इस फेज G0 फेज लिखिए, ग्रोथ फेज 2, ग्रोथ फेज 2, वही इसको लिख दिए ना, इसको ग्रोथ फेज 2 भी कहते हैं या ग्रोथ फेज 2।